हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हैं AWS मोस्ट पॉपुलर सर्विस नोन एज S3। S3 के अंदर अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा बकेट। बकेट बनाने के बाद आप जो भी फाइल वहां पे अपलोड करोगे उसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा स्टोरेज क्लास। अगर आप राइट स्टोरेज क्लास चूज करोगे तो आप अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। इसीलिए स्टोरेज क्लासेस के बारे में एग्जाम में और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे और पूछेंगे। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्टोरेज क्लासेस को। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वेलकम बैक। ये पूरा लिस्ट है जिसमें सभी स्टोरेज क्लासेस आ चुके हैं, फ्रॉम स्टैंडर्ड टू RRS, रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज। सबके बारे में हमें बात करना है। एक वीडियो में ना होगा तो मल्टीपल वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। पर सबसे पहली चीज हमें यह देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शंस एक्चुअली आते कहां से है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम जाएंगे S3 के कंसोल पे। मैं अभी S3 के कंसोल पे हूं। अभी मेरे पास कोई भी बकेट नहीं है तो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा बकेट। तो मुंबई रीजन में मैं हूं और यहां से मैं एक बकेट बनाऊंगा। बकेट नेम यूनिक होना चाहिए तो एक नाम देंगे अभी। ये सभी ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आज हमारा मेन एम है टू अंडरस्टैंड द स्टोरेज क्लासेस। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट बकेट। नाम भी यूनिक था, बकेट बन गया। बकेट के अंदर हम क्या करेंगे, हम बकेट के अंदर अपना डेटा स्टोर करेंगे, डेटा अपलोड करेंगे। यहां से मैं अभी सिंपल प्रोसेस से आपको अपलोड दिखा रहा हूं। आगे हम प्रो मेथड में भी जाने वाले हैं। प्रोग्रामेटिकली कैसे हम अपलोड करेंगे उसके लिए आपको वीडियोस देखते रहना पड़ेगा। अभी सिंपल प्रोसेस, यहां से मैं क्लिक करूंगा अपलोड। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहां पे होगा ऐड फाइल्स, तो चूज ऐड फाइल्स। अपने कंप्यूटर में से मैं अभी एक सैंपल फाइल चूज कर लूंगा और देखो मैंने कर दिया ओपन। अब यहां आपने फाइल चूज किया, उसके बाद आप नीचे जाओगे तो देखिए आएगा प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये सभी स्टोरेज क्लासेस है। अब यहां पे आपको अपने डेटा के हिसाब से स्टोरेज क्लास चूज करना पड़ेगा। और जो भी स्टोरेज क्लास आप चूज करोगे अगर वो राइट होगा तो आप कंपनी के लिए पैसे सेव करोगे, अगर रॉन्ग होगा तो आप कंपनी के लिए पैसे वेस्ट करोगे। और इसके लिए आपको वेस्ट नहीं करना है तो ये वीडियो पूरा देख के समझना पड़ेगा जिससे आप पैसे सेव कर सको। तो अब हम फिर से जाते हैं अपने टेबल पे और यहां पे मैं आपको स्टोरेज क्लासेस को प्रॉपर वे से समझाऊंगा। स्टोरेज क्लासेस चूज करने में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि आपका डेटा किस टाइप का है। आप उस डेटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो या फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हो, ये एक मेन कंसीडरेशन होता है जब आप चूज करो स्टोरेज क्लास। लेट्स से दैट मैं जो डेटा अभी अपलोड करने वाला हूं S3 में वो मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में मैं 3 महीने काम करने वाला हूं और इसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है वो मैं डेली या 2-3 दिन के बाद एक्सेस करता ही हूं। तो इन दिस केस आपको चूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास। स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास डिजाइन किया गया है फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। AWS का फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा का मीनिंग क्या है, जो डेटा आप मंथ में एक से ज्यादा बार एक्सेस करते हो उनको ये लोग कहते हैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। यहां पे आपको मिली सेकंड में एक्सेस मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंटली एक्सेस यानी कि एक मंथ के अंदर आप एक से ज्यादा बार जो डेटा एक्सेस करते हो उसके लिए द बेस्ट स्टोरेज ऑप्शन इज स्टैंडर्ड स्टोरेज। स्टैंडर्ड स्टोरेज हमें 11.9 ड्यूरेबिलिटी देगा। 11.9 ड्यूरेबिलिटी सभी स्टोरेज देते हैं। इसके बाद 4.9 हाई अवेलेबिलिटी देगा। बाय डिफॉल्ट इट इज लाइक 999, बट यहां पे स्टैंडर्ड स्टोरेज में हमें 4.9
हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, यानी कि बहुत ही कम डाउन टाइम होगा। आप अपने स्टोरेज को ईयर में 99.99% एक्सेस कर सकते हो, जो हाईएस्ट है। आपका डेटा 3 या 3 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होगा, यानी एक अवेलेबिलिटी में पहले स्टोर होगा, उसके बाद रेप्लिकेट हो जाएगा, तो एकदम सेफ है। एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन होगा तो भी आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पे कोई मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन नहीं है, कोई मिनिमम बिलेबल ऑब्जेक्ट साइज नहीं है, कितनी भी साइज हो उस हिसाब से आप पे करोगे, कोई अदर कंसिडरेशन नहीं है। पर सबसे बड़ी चीज यहां पे यह है कि ये एक्सपेंसिव है। सबसे एक्सपेंसिव कौन सा स्टोरेज ऑप्शन है? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड में यहां पर मैंने जो प्राइसिंग दी है वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग दी है। ट्री के अंदर जब भी आप डेटा स्टोर करते हो तब उसकी रिट्राइवल फीस से लेके कई सारे फीस होते हैं, मैंने उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। मैंने सिर्फ स्टोरेज फीस, और वो भी अप्रोक्स यहाँ पे लिखा है, जिससे आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाए कि भाई क्या एक्चुअली प्राइस हो सकता है। तो यहाँ पे 2.5 USD प्राइस है अगर आप 100 GB डेटा स्टोर करते हो फॉर 1 मंथ। ओके, तो ये 1 मंथ का प्राइस है 100 GB डेटा के लिए। अब आपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, आपको मालूम है कि इस प्रोजेक्ट में जो फाइल्स है, जो भी है, उसको आपको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी फाइल्स आप डेली एक्सेस करने वाले नहीं हो, मंथ में एक से ज्यादा बार एक्सेस करने वाले नहीं हो। इन दिस केस आप अपना डेटा जो है वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में स्टोर कर सकते हो। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में स्टोर करने से फायदा सबसे पहला क्या होगा, यहां पे देखो आपको फायदा समझ में आएगा। 1.38, देखो यहां पे ऑलमोस्ट 50% जैसा प्राइस डिफरेंस है। तो जो डेटा आपको मालूम है कि भाई आप उसको फ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं करने वाले हो, तो इसके लिए आपको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज एक्सेस चूज करना चाहिए। देखिए, हम ये बोलेंगे कि भाई ये तो कहाँ यार, $1-2 के अंदर कहाँ जाते हो। सही है, ये मंथली फीस है, एवरी मंथ आपको पे करना पड़ेगा, और ये 100 GB डेटा के लिए है। कंपनी के पास टेराबाइट्स ऑफ डेटा होगा, तो ये ह्यूज डिफरेंस कर देगा, राइट। अब देखो यहां पे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस लॉन्ग लिव्ड माने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डेटा आपको 3 साल 4 साल तक स्टोरेज में रखना है, तो लॉन्ग लिव डेटा है। पर मेन चीज क्या है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा। मिलीसेकंड एक्सेस तो मिलेगा, पर आपको जो डेटा स्टोर करना है वो आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हो। और फ्रीक्वेंटली एक्सेस का मतलब अगेन वंस मंथ मीन्स साल में, अरे मंथ में एक बार आप एक्सेस करोगे, उसे ज्यादा नहीं करोगे। इसका मतलब ये ना नहीं बोलेगा, बट जनरल आपका ये टर्म है। 11.9 यहां पर हाई अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम है, इट इज 99.9। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन, यानी एक बार आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया डेटा तो 30 डेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा। मिनिमम साइज 128 KB, थोड़ा सा मैं भूल गया था। अगेन 3 और 3 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन में वो डेटा स्टोर करेगा। मेन चीज जो आपको यहां पे समझनी पड़ेगी वो ये है, हाँ, पर GB रिट्राइवल फीस। देखो लोग क्या सोचते हैं मालूम है, मैं AWS को बोल दूंगा कि मेरा डेटा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में स्टोर कर। जैसे मेरे पास अगर 100 GB डेटा है, मैं उसको बोलूंगा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में स्टोर कर दे। अब वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में स्टोर करेगा तो मैं पे करूंगा 138। उसके बाद मैं उसको एक्सेस कर लूंगा 3 बार 4 बार। तो क्या होगा, AWS बहुत ही स्मार्ट कंपनी है, तो उन लोगों ने यहां पे क्या किया है, देखो यहां पे रिट्राइवल फीस नहीं है। आप पेमेंट करोगे $2.5, पर इसके बाद जितनी बार एक्सेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे क्या है, पे करो 1.38, पर जितनी बार रिट्राइवल करो आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर आपने यहां पे 100 GB डेटा स्टोर कर दिया इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में और 5 बार एक्सेस करोगे तो पर GB रिट्राइवल फीस पे करोगे, ये इस 2.5 से ज्यादा हो जाएगा। तो
ये बहुत ही जरूरी है कि बिफोर अपलोडिंग डेटा राइट स्टोरेज क्लास चूज करो। यहां पे स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, क्योंकि अगर आप स्मार्टनेस दिखाने जाओगे तो बाजी उल्टी हो जाएगी। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई वो तो ठीक है, हम समझ गए, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा में को मैं स्टैंडर्ड में स्टोर करूंगा, इनफ्रीक्वेंट को IA में स्टोर करूंगा, सिंपल। पर मेरा प्रॉब्लम यह है कि भाई जो मैं डेटा स्टोर करने जा रहा हूं, मुझे वही नहीं मालूम है कि भाई मैं इसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करूंगा या इनफ्रीक्वेंटली। मुझे कोई स्मार्टनेस नहीं दिखानी है भाई, पर मुझे ही नहीं मालूम है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास है इंटेलिजेंट टियरिंग। इंटेलिजेंट टियरिंग पहले तो लॉन्ग लीव डेटा के लिए है कि भाई आप बहुत सारा डेटा सालों के लिए यहां पे स्टोर करने जा रहे हो। दूसरी बात है कि ये कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि चेंजिंग और अननोन एक्सेस पैटर्न। मुझे मालूम ही नहीं है कि भाई ये डेटा मैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस करूंगा या नहीं करूंगा। शायद ये भी हो सकता है कि क्लाइंट ने उस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया, तो फिर मैं फिर से उस पे काम करने लगा हूं, तो अब ये इनफ्रीक्वेंट में से फ्रीक्वेंट हो चुका है। तो यहां पे क्या होता है, AWS मॉनिटर करेगा आपका डेटा और उस हिसाब से उसको स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट में इंटरचेंज करता रहेगा। तो अल्टीमेटली इंटेलिजेंट टियरिंग काइंड ऑफ स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट है, जो डेटा के पैटर्न के हिसाब से उसका स्टोरेज टियर चेंज करता रहता है। ओके, अगेन यहां पे 99.9% हाई अवेलेबिलिटी, आपका डेटा 3 और 3 से ज्यादा अवेलेबिलिटी में जोन में स्टोर होगा। 30 डेज मिनिमम स्टोरेज, मिनिमम फाइल साइज नन। प्राइसिंग अगर देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहां पे देखो तो 2.5 है, 2.3 है, पर इसका प्राइसिंग कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर में जाके इसका प्राइसिंग देखो तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो प्राइसिंग कैलकुलेटर के बारे में भी हम आगे सीखने वाले हैं। पर मेन चीज जो हमें याद रखना है कि अगर आप इंटेलिजेंट टियरिंग यूज करते हो तो यू हैव टू पे फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन फीस, और ये भी पर ऑब्जेक्ट अप्लाई होता है। वो आपके हर एक फाइल्स ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करेगा और उस हिसाब से उसका स्टोरेज डिसाइड करेगा। तो यहां पे इसके लिए हमें फीस पे करनी पड़ती है। ओके, तो दिस इज अ थर्ड वन, वी कॉल इट इंटेलिजेंट टियरिंग। देखिए, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स। अब कंपनी क्या बोलेगी, भाई मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मुझे उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए S3 में स्टोर करना है, पर ये सभी जो डेटा है उसका बैकअप मेरे ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी है। ये तो क्या है ना, कंपनी की कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है कि भाई आपका एक सेट ऑफ डेटा, एक बैकअप सेट ऑफ साइड में रखना है, तो इसीलिए मुझे रखना है। अगर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑन प्रीमाइसेस में तो है ही। तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए यहां पे है IA, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वन जोन। अगेन यहां पे देखिए, रिक्रिएटेबल इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा विद इन अ मिलीसेकंड। रिक्रिएटेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे एक्सेसिबल नहीं है, जैसे अभी S3 एक्सेसिबल नहीं है या अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, मेरे पास तो डेटा है ही, ये तो एक बैकअप एज अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ही मैं स्टोर कर रहा हूं, तो आपके लिए है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वन जोन। फर्क क्या है? फर्क यहां पे ये है कि जब आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में देखोगे तो यहां पे 3 और 3 से ज्यादा जोन में आपका डेटा स्टोर होता है। यहां पे वन जोन में आपका डेटा ओनली वन जोन में ही स्टोर होता है। इसके कारण क्या हुआ, यहां पे अगर आप देखोगे इनफ्रीक्वेंट में तो आपको हाई अवेलेबिलिटी मिलती है 9.9%, 999। यहां पे ये कम हो जाती है 99.5%, क्योंकि एक ही अवेलेबिलिटी जोन में आपका डेटा स्टोर होता है। मे बी अगर वो अवेलेबिलिटी जोन डाउन होगा तो आप एक्सेस नहीं कर, डेटा लॉस नहीं जाएगा, हाँ, एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहां पे हाई अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बाकी की अगर हम बात करें
तो 30 डेज 128 डेज सेम है। मेन चीज, जब आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यूज करते हो, आप 3 जोन का यूज करते हो, यहां पे 1 जोन का ही यूज करते हो, तो ये आप कॉम्प्रोमाइज करते हो कि 3 जोन की जगह आप 1 जोन ही यूज करोगे, तो इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? पैसा, डॉलर्स, राइट। अब यहां पे देखो, जब आप इनफ्रीक्वेंट यूज करते हो 1.38 यूएसडी, यहां पे 1.10 यूएसडी, तो थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा। अगेन मैं वही बोलूंगा कि भाई टेराबाइट हेक्साबाइट में डेटा है, पर मंथ फीस है, तो इस हिसाब से ये 0.23 भी बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन होता है, राइट। तो ये है वन जोन। वन जोन में एक बात, पर जीबी रिट्राइवल फीस तो होता ही है, बट नॉट रेजिलिएंट टू द लॉस ऑफ द अवेलेबिलिटी जोन। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो फिर एक्सेसिबिलिटी वहां पे बंद हो जाएगी, राइट। तो ये 4 अलग अलग स्टोरेज क्लासेस को हमने देखा। पहला स्टैंडर्ड एक्सपेंसिव वन, बट देयर इज नो रिट्राइवल फीस, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। वन जोन इनफ्रीक्वेंट वन जोन, ऑलमोस्ट सेम, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा स्टोर करेंगे, पर इनफ्रीक्वेंट 3 अवेलेबिलिटी जोन और 3 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन में डेटा स्टोर करेगा। वन जोन एक ही अवेलेबिलिटी जोन में डेटा स्टोर करेगा। एंड अगर आपको पैटर्न नहीं मालूम है आपके डेटा की, देन इंटेलिजेंट टियरिंग। अब यहां पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस वन जोन। सबसे पहले मुझे आपको दिखाना है कि ये एक्सप्रेस वन जोन ऑप्शन है कहां से कहां से है। तो फिर से मैं अपने AWS कंसोल में हूं, जैसे कि हमने लास्ट में बोला था। 1 सेकेंड, लेट मी शेयर, कि मैं कोई फाइल अपलोड करने जा रहा हूं, राइट। तो एक काम करते, थोड़ा फिर से करते हैं। ये मैं अपने बकेट में गया, यहां पे मैं करूंगा अपलोड, और यहां पे ऐड फाइल्स, और एक फाइल को मैं चूज कर लूंगा, राइट। अब देखिए, मैं गया प्रॉपर्टीज में और स्टोरेज क्लास, देखिए यहां पे है S3 एक्सप्रेस वन जोन, और अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रेड आउट है, मुझे चूज करने नहीं देता है। दूसरी बात, यहां पे बकेट टाइप में देखो डायरेक्टरी आ रहा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो क्यों ये ग्रेड आउट है और क्यों यहां पे लिखा आ रहा है डायरेक्टरी। और अगर आप यहां पे ये देखो तो ये भी पता चलेगा कि देखिए अवेलेबिलिटी जोन यहां पे लिखा है 1, और वन जोन में भी अवेलेबिलिटी जोन 1 लिखा है। तो आप बोलोगे इसका S3 एक्सप्रेस वन जोन का और वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डिफरेंस क्या है। तो थोड़ी सी बातें हमें इसके बारे में करनी पड़ेगी। दूसरी बात, नया फीचर है, अभी अभी AWS ने लॉन्च किया है, तो शायद आपको इंटरव्यू में या क्वेश्चन में भी लोग पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह भी देखना है कि भाई आपको लेटेस्ट नए फीचर्स के बारे में मालूम है कि नहीं। इसलिए हम इसके बारे में S3 एक्सप्रेस वन जोन के बारे में बात करेंगे, बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।